Hello students, again welcome to online physics classes. In this lecture, we discuss only one important topic, that is principle of conservation of linear momentum. Linear momentum. आज का ये टॉपिक रहेगा इस लेक्चर के अंदर केवल। तो सबसे पहले लीनियर मोमेंटम क्या होता है, आपको लास्ट वीडियो में बताया था। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, अच्छा, अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या बताता है, अब वो देख लीजिए बेटा। सबसे पहले ये कहता है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे या फिर जो बॉडीज होंगी, उन सब का जो लीनियर मोमेंटम होगा उसका सम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट कंजर्व रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट। क्योंकि आपको पता है इसका कुछ ना कुछ लीनियर मोमेंटम होगा, इसका कुछ ना कुछ होगा, मतलब हर किसी बॉडी का अपना क्या है, लीनियर मोमेंटम होगा, और इन सब लीनियर मोमेंटम का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, मेरी बात आई समझ। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ ऑल लीनियर मोमेंटम्स of all the bodies remains conserved और constant। ओके, जो ये बॉडीज होती हैं इसके अंदर इनके म्यूचुअल इंटरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको ये था आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है भैया, कि आइसोलेटेड सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वो पहले जैसा रहता है। जो रिमेन्स, आइसो मीन एक जैसा, आइसोलेटेड सिस्टम तो ऐसा होता है जिस पर एक्सटर्नल फोर्स जो एक्सर्ट होता है वो जीरो, ये आपको याद है। दूसरी बात, अब आप कहोगे सर इस सिस्टम के अंदर बहुत सारी बॉडीज हैं, जब इनके बीच में हलचल होगी तो स्वाभाविक है कि लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। तो उसके लिए बेटा ये है कि जो इनके अंदर जो म्यूचुअल फोर्स एक्सर्ट होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, और पेयर के अंदर वो होते हैं इक्वल एंड अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, जितना ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ये इस पे करेगा, मीन्स ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। कोई भी दो आप ले लेंगे तो वो हमेशा किस में रहेंगे, पेयर में रहेंगे, और पेयर में एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे। तो मेरी बात आई समझ आपको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अभी तक हमने स्टेटमेंट को क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। आगे हम इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। मान लेते हैं बेटा दो बॉडीज है हमारे पास, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। इसका लीनियर मोमेंटम पी ए है और इसका लीनियर मोमेंटम पी बी है। आगे चलकर ये बॉडीज एक दूसरे से कोलाइड करती हैं। ठीक है, कोलाइड करती है, कोलाइड मतलब टकराती है एक दूसरे से। कितने समय के लिए, डेल टी टाइम के लिए एक दूसरे को कोलाइड करती हैं, और उसके बाद में क्या होता है, ये फिर से सेपरेट होता है। सेपरेट, ये ए बॉडी ये बी बॉडी। लेकिन अब जो है ना बेटा, इसकी जो लीनियर मोमेंटम है वो पहले से कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा, मैं पी ए डैश मान लेता हूँ, और इसका जो है वो पी बी डैश हो जाएगा, हमने मान लिया। क्योंकि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि मास इंटू वेलोसिटी होगा। बेटा मान के चलो कि ये 50 की स्पीड से जा रहा है, ये 40 की स्पीड से जा रहा है। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर बराबर है, इसकी स्पीड 40 किलोमीटर बराबर है। तो ये इसको क्या करेगा, हिट करेगा, टक्कर लगाएगा, स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा। तो ये तो जरूरी नहीं है कि आफ्टर कोलाइजन कि इसकी स्पीड 50 रहे, इसकी 40 रहे, चेंज होगी ना। चेंज होगी तो v की वैल्यू अलग रखेंगे ना, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका पी ए डैश हो जाएगा, इसका पी बी डैश हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद तो बेटा यहाँ पे दो फोर्स एक्सर्ट होंगे, एक एफ ए बी होगा और एक एफ बी ए होगा। वो कैसे, क्योंकि जब ये एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो एफ ए बी का मतलब क्या है भैया,
कि ए में फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है, बी। इसमें बी पे एक्ट हो रहा है, कौन कर रहा है, ए पर। ओके, उसके बाद में आपने पढ़ा था कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है कि एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ए बी इम्पल्स जो होता है वो एवरेज फोर्स इनटू टाइम होता है। यदि आगे चलकर मैं एफ ए बी कितने समय के लिए हुआ था, डेल टी समय के लिए, ये किसके इक्वल रहे, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी कि अब कितना है पी ए डैश, पहले कितना था पी ए। ओके, ऐसे ही एफ बी ए इंटू डेल टी इक्वल टू ये हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद में अब देखिए आप कि आप कहोगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ। एफ इक्वल टू आपने पढ़ा था डेल पी अपॉन में डेल, न्यूटन का सेकंड लॉ है, डेल टी इधर आके आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो गया डेल टी और इक्वल टू ये आ गया डी। ठीक, अब हम न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन थर्ड। तो वो हमने पढ़ा है एफ ए बी इज इक्वल टू, तो एफ ए बी बता रहा था मैं किससे इक्वल होता है, माइनस एफ बी ए के इक्वल होता है। तो एफ ए बी इज इक्वल टू होगा माइनस एफ बी ए, एक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स के बराबर होता है। अब हमने क्या करना देखो, तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ था। आगे हम क्या करते हैं, दोनों साइड में डेल टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इधर भी डेल टी से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी डेल टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो है इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है, पी ए डैश माइनस पी ए इक्वल टू माइनस पी बी डैश माइनस पी। अब देखिए पी ए डैश माइनस पी ए इक्वल टू, ये अंदर जाना है आपका माइनस, तो पी बी डैश प्लस पी। अब ये इधर आएगा, डैश वाला हम इधर लेके आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, इधर क्या बचना है पी बी, और पी ए माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये हम पहले लिख लेते हैं, पी ए डैश पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी डैश। ठीक है, अब आप देखिए ये कौन सा था, बिफोर कोलाइजन, बिफोर कोलाइजन, तो बिफोर कोलाइजन कितना है पी ए प्लस पी बी। ओके, ये क्या है आपका आफ्टर कोलाइजन, तो ये आफ्टर कोलाइजन का टोटल। अब आप यहाँ पे देखिए कि बिफोर कोलाइजन वाला किसके इक्वल आ रहा है, आफ्टर कोलाइजन। इट मीन जितना सिस्टम के अंदर पहले लीनियर मोमेंटम था उतना ही बाद में, यानी इनिशियल किसके इक्वल है, फाइनल मोमेंटम के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके बेटा।